right? We have to start the mechanism. My voice is coming clearly? Yes, ma'am. Okay. So last time, if my voice is not coming, let me know. Last time हम यहाँ तक आए थे. We have to start the mechanism of breathing. Okay. So actual breathing process या actual breathing cycle जो होती है, how that will occur. ठीक है. So normally हमारा जैसे cardiac pumping मैंने बोला था, cardiac output या cardiac cycle जैसे सेकेंड्स में होती है, वैसे हमारी रेस्पिरेटरी साइकिल जो होती है that will be in minutes. ठीक है. 16 टाइम पर मिनट. ठीक है. वो सेकेंड्स में नहीं होती है, बट एक मिनट में दैट विल बी 16 टाइम्स. ओके. आप मेजर भी कर सकते हो. आगे पीछे होता है थोड़ा बहुत. इट विल बी डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आप कौन सी सिचुएशन में हो, तो उसमें आपका रेस्पिरेटरी साइकिल चेंज भी होता है. जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कहीं पे टेंशन है, कोई प्रेशर है, तो उसमें वो चेंज होती है वो फेज. तो जब हमारा हम एयर जब अंदर लेते हैं तो हमारा लंग जो होता है वो एक्सपांड होता है. ठीक है. लंग एक्सपांड, एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इट एंटर्स. ठीक है. जब बाहर की एयर हम अंदर लेते हैं तो लंग हमारा एक्सपांड होता है. ठीक है. इट्स लाइक जैसे बलून एक्सपांड होता है, जैसे हम बर्थडे के वक्त बलून फील करते हैं ना एयर से विथ पंप. ठीक है. तो कैसे बलून एक्सपांड होता है, सेम वैसे ही हमारा लंग जो है वो एक्सपांड होके फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट लंग एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट. ठीक है. सो दो फेज में या दो स्टेप्स में ये चीज होती है. सो द प्रेशर ग्रेडियंट असिस्ट इन ब्रीदिंग व्हेन प्रेशर इनसाइड द लंग इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब अंदर का प्रेशर कम होता है तो बाहर की एयर जो है वो एंटर करती है इनटू द लंग. ठीक है. इट्स कॉमन थिंग. आप नॉर्मल अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे छोटे थे तब साइंस में कि जब अंदर प्रेशर कम होता है, कोई भी बॉटल आप देखो या कोई भी चीज आप देखो, जैसे तो उसके अंदर एयर जो है वो एकदम फोर्स से अंदर एंटर करती है. जैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने किया था छोटे थे तब कि मैच बॉक्स का स्टिक जो है वो जला के हम बॉटल में अगर डालते हैं, फिर वो अगर बॉटल में डालने के बाद वो बुझा देते हैं, तो उसके बाद में अगर उस बॉटल को हम वाटर में इंसर्ट करते हैं डायरेक्टली डीप इनटू द वाटर, तो वाटर एकदम प्रेशर से अंदर आता है ना उस बॉटल के. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने किया था, आई थिंक 8th में या 7th में, हमारे जब वो साइंस एग्जीबिशंस वगैरह होते थे ना. आई डोंट नो आप लोगों के होते थे कि नहीं, बट स्कूल में ज्यादातर 7th 8th के लेवल में ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं हम करते हैं नॉर्मली. ठीक है. मैच बॉक्स वाला या वो कार्ड वाला. ठीक है. कितने प्रेशर से कार्ड हम ऐसे कार्ड को स्क्रॉल करते हैं, तो कार्ड के ऊपर एक कॉइन सपोज हमने रखा है, तो वो कॉइन अंदर गिर जाता है ग्लास में. दिस इज नॉट रिलेटेड टू एयर, दिस इज रिलेटेड टू द साइंस ओनली. ठीक है. सो हम ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट मैं ये बता रही हूँ कि करते थे. सो सेम चीज, जैसे हमारे लंग के अंदर अगर प्रेशर कम हो गया तो बाहर का प्रेशर वो लेगा, बाहर का एयर वो लेगा. ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ग्रेटर होता है देन लंग, फिर वो एयर जो है वो अंदर आएगी लंग के अंदर. ठीक है. वो एक मैकेनिज्म है. सो व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑकर्स इन 3 phases. ठीक है. फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी फेज, सेकेंड वन इज द एक्सपायरेशन, एंड थर्ड वन इज द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस ऑफ द लंग एंड टिश्यू लेवल. ठीक है. सो फर्स्ट आप देखिए रेस्पिरेटरी फेज, जिसमें रेस्पिरेशन साइकिल occurs about 16 times per minute. ठीक है. सो एक मिनट में 16 टाइम our cycle will be occur respiration की, whatever it may be. हम अंदर लेते हैं सांस, बाहर छोड़ते हैं, that will be counted as a cycle. As a result of muscular activity the chest expand during the inspiration. अभी ये चीज कॉमन है कि जब हम अंदर लेंगे एयर को, हमारा जो चेस्ट है वो एक्सपांड होगा. ठीक है. ड्यूरिंग दैट इंस्पायरेशन प्रोसेस. एंड दिस एक्टिविटी में भी, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ना कि जोर से सांस लो, फिर जब हम एक्सपांड करते हैं हमारा लंग थोड़ा सा, तो वो स्टेथो लगाते हैं. ठीक है. तो स्टेथो लगाने के बाद उनको थोड़ा क्लियर हार्ट बीट आती है, फिर वो बोलते हैं स्टॉप योर ब्रीथ फॉर सम सेकेंड, फिर बोलते हैं कि छोड़ दो सांस.
so that thing will be, ठीक है. So this activity may be partially voluntary or and partially involuntary, ठीक है. So two type of the muscle take part in the inspiration. दो तरह के मसल है, intercostal muscle and external intercostal muscle fiber, ठीक है. जो हमारे 12 पेयर्स होते हैं, हमारे रिब्स जो होते हैं, ठीक है, टोटल, तो उनके 12 पेयर्स होते हैं, तो उनके बीच में जो स्पेस होता है ना, उस स्पेस को, ठीक है, उस स्पेस को इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं. जस्ट अ मिनट. दिस विल बी, ठीक है, इन बिटवीन द 12 पेयर्स जो स्पेस है वो इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है. एंड दैट स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मसल फाइबर, ठीक है. वो स्पेस ऐसे खुला नहीं होता है, वो मसल से पूरी तरह से फुलफिल्ड होता है. एंड ये जो मसल्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड इनटू 2 लेयर, 2 लेयर में वो अरेंज किए हुए होते हैं. ओके, सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 रिब्स, ठीक है, 2 रिब्स के बीच में. अभी ये 12 पेयर्स के बीच में जो गैप था उसको इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं, और 2 रिब्स के बीच में एंड एक्सटेंड इन द डाउनवर्ड एंड द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये मसल्स जो है ये प्रेजेंट रहते हैं. यानी कि जो मैंने कहा कि 12 पेयर्स के बीच में जो स्पेस है, दैट स्पेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय दिस मसल्स ओनली. ओके, अभी इंटरकोस्टल मसल फाइबर, ठीक है, उसमें इट इज एक्सटेंडेड इन द डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बिटवीन द 2 रिब्स, ठीक है. 2 रिब्स के बीच में इन दोनों का जो पाथ होगा दैट विल बी डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है. अपवर्ड नहीं रहता है उनका, नीचे की तरफ एंड पीछे की तरफ, ठीक है. In this way, these two muscles fiber form a network or cross pattern occupying intercostal space. यानी कि 12 रीड्स है, सपोज आपका केज है, आप आपके आंखों के सामने लाओ, फिर उसके बीच में रिब्स के बीच में सम स्पेस आर देयर ना, तो वो स्पेस ये मसल्स कैसे वो फील करते हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं और पीछे की तरफ वो फुलफिल कर रहे हैं उसको, ठीक है. और इस तरह से वो जगह जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं लाइक अ नेट, ठीक है. उनका जो स्ट्रक्चर दिखेगा दैट लाइक अ नेट, ठीक है. सो दिस देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट रिब. ये तो आप सबको पता है कि दैट विल बी इमूवेबल रिब होती है जो अटैच होती है थोरेसिक वर्टेब्रा को, राइट, एंड द मैनिब्रम को, ठीक है. तो फर्स्ट वाली रिब जो होती है वो इमूवेबल होती है. फ्लोटिंग रिब कौन से होते हैं? मैडम हमें सिर्फ सुनाओ, हमसे कुछ बोलने के लिए एक्सपेक्टेशन रखो ही मत है क्या आप लोगों का. सिर्फ आप बोलो, हमें कुछ बोलना नहीं है, ऐसे चलता नहीं है. फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है, कितनी होती है, बताओ मुझे. बोलो. लास्ट 2 पेयर्स मैम फ्लोटिंग रिब्स रहती है. नंबर्स चार मैम. आई एक मिनट, 4 मैम. नंबर्स 4 मैम. लास्ट 2 पेयर्स. ओके. सो फिर भी उनके नंबर से एक बार देख लीजिए. मैंने सेशनल में क्वेश्चन डाला था कौन सी नंबर की वो रिब्स होती है जो फ्लोटिंग होती है. आप लोगों ने आंसर भी दिए थे, अभी पता नहीं गूगल करके दिए थे कैसे दिए थे, बट आप देख लीजिए एक बार. सो फर्स्ट रिब विल बी, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट रिब, ठीक है, दैट विल बी इमूवेबल. व्हेन इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट दे पुल ऑल द रिब्स टुवर्ड्स द फर्स्ट रिब. जब हम इंस्पिरेशन या हमारा जब रेस्पिरेशन फेज का फर्स्ट फेज चल रहा होता है, तो ये जो स्पेस के बीच में मैंने अभी आपको बोला कि फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल फाइबर, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं खुद को, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रिब्स को फर्स्ट रिब की तरफ थोड़ा सा पुल करते हैं, ठीक है, बिकॉज वो एक्सपेंशन की प्रोसेस चल रही है ना हमारे लंग्स में, ठीक है. सो ड्यू टू द कर्वी नेचर ऑफ द रिब्स व्हेन दे मूव अपवर्ड दे आल्सो मूव आउटवर्ड,
थोड़ा सा उनका कर्वी नेचर है ना, ऐसे ऐसे रिब्स होते हैं ना, ऐसे स्ट्रेट तो नहीं रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कर्व होता है, तो उसी वजह से वो थोड़ा सा अपवर्ड मूव करने की वजह वो क्या करते हैं, थोड़ा बाहर की तरफ खुद को मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो किसकी वजह से मूव करते हैं वो जो इंटरकोस्टल मसल्स है उनका काम होता है उनकी मूवमेंट करना। तो दिस हेल्प्स टू एनलार्ज द थोरेसिक कैविटी। फिर हमारी थोरेसिक कैविटी थोड़ी सी, अभी आप थोड़ा इमेजिन करो कि बाहर की तरफ गया है हमारा, तो वो इनलार्ज दिखेगा ना थोड़ा। सपोज ऐसा उसका डायमीटर सपोज 6 सेंटीमीटर है, तो थोड़ा एक्सपांड होके वो 8 सेंटीमीटर हो गया, तो वो कैसे दिखेगा, ब्रॉड दिखेगा ना। So this muscle fiber is are stimulated by the intercostal nerve. तो ये stimulation nerves, intercostal nerve जो है वो करती है, ऑकर करती है। So अभी डायफ्राम के बारे में हम देखते हैं। डायफ्राम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इन द रेस्पिरेशन। हम बहुत बार आपने सुना होगा कि डायफ्राम सेपरेट करता है ना टू लेयर्स को, या हमारे टू सिस्टम को भी हम कह सकते हैं, दैट विल बी द सेपरेशन पार्ट, राइट। So due to the relaxation of the diaphragm, the thoracic cavity is separated from the abdominal cavity. हमारी ऊपर वाली कैविटी और नीचे वाली कैविटी का सेपरेशन लेयर जो होता है वो डायफ्राम होता है, ठीक है। जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ ओरिजिनल पोजीशन से नीचे की तरफ जाता है थोड़ा, और वो क्या करता है, नीचे की तरफ जाने की वजह से, नीचे क्या है हमारा एब्डोमिन है, तो एब्डोमिन पे वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद हमारी जो एब्डोमिनल वॉल्स होती है वो मूव करती है अंडर दिस प्रेशर। समझ में आ रहा है, जब हम रिलैक्सेशन फेज में होते हैं, थोरेसिक कैविटी रिलैक्स करती है, तो डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है थोड़ा, तो नीचे एब्डोमिनल कैविटी पे वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। सो द डायफ्राम इज स्टिमुलेटेड बाय the diaphragm is stimulated by the phrenic nerves due to the stimultaneous contraction of the intercostal muscle and the diaphragm. Thoracic cavity enlarges in all the direction. ये डायफ्राम का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसकी वजह से थोरेसिक कैविटी भी एनलार्ज हुई है बाय ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। एंड द पैरेटियल प्लूरा आर क्लोजली अटैच्ड विद द रिब्स, इंटरकोस्टल मसल एंड द डायफ्राम। ये जो प्लूरा होती है हमारी पैराइटल, जो हमने हमारी लास्ट डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, देखिए विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी, ठीक है। वो आउटलाइन दिखाई थी मैंने आपको लंग्स की, वो पैराइटल प्लूरा, ठीक है। तो वो अटैच होती है विद द रिब्स, मैंने उस वक्त आपको डायग्राम में दिखाया था, तो दैट विल बी अटैच्ड विद द रिब्स। वो इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायग्राम सबसे उनका कनेक्शन होता है, क्योंकि वो लेयर ही होता है ना लंग का पूरा। So when all these muscles contract for enlargement of thoracic cavity, जो parietal pleura है वो उस thoracic wall को मूव करती है, ठीक है। अभी parietal pleura जो है वो हमारी बाहर वाली लाइनिंग है। हम मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको एक डायग्राम दिखाई ट्रैकिया, ब्रोंकिया एंड लंग्स की, तो उसमें वो पैराइटल प्लूरा बाहर की तरफ उसको थोड़ा सा मूव करती है थोरेसिक वॉल को, ठीक है। एज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर बिटवीन द पैराइटल एंड विसरल प्लूरा आल्सो मूव्स अलोंग द पैराइटल प्लूरा। दोनों एक साथ ही वो मूव करते हैं नेगेटिव फोर्स की वजह से, एज दैट विसरल प्लूरा आर क्लोजली अटैच्ड टू द लंग। लंग का वो लाइनिंग ही जो होता है वही, उसको ही हम प्लूरा कहते हैं ना। सो द लोब्यूल्स ऑफ द लंग कंटेनिंग ब्रोंकिया, ब्रोंक्यूल्स, वो सब ऐसे स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। और फिर लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, फिर एंटर होती है क्या, एयर एंटर होती है लंग में और इंस्पायरेशन ऑकर होता है, ओके। दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस, थोड़ा एक्सपेंशन होता है बाहर की तरफ, आउटवर्ड होता है, उसका एनलार्जमेंट होता है, शेप उसका एनलार्ज होता है, ठीक है। और वो एक एक्टिव प्रोसेस होती है, दैट विल बी द रेस्पिरेटरी फेज का फर्स्ट फेज है ये, ठीक है। तो वो इतने सारे फेजेस से जाता है, ठीक है। तो उसमें इंटरकोस्टल मसल क्या है, इंटरकोस्टल स्पेस क्या है, फिर वो मसल फाइबर कैसे वो स्पेस में ऑक्यूपाइड है, क्या काम करते हैं मसल्स, वो आउटवर्ड थोड़ी वॉल को प्रेशराइज करके वो आउटवर्ड भेजते हैं थोड़ा सा। जब वो एक्सपांड होते हैं तो रिब्स को थोड़ा सा वो
बाहर की तरफ, क्योंकि रिब्स ऐसे कर्वी कर्वी नेचर के होते हैं, तो उनको एक्चुअली रिब्स को मूवमेंट कहाँ पे करना होता है, अपवर्ड की तरफ, बट वो कर्वी नेचर की वजह से वो थोड़ा बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। बाहर की तरफ स्ट्रेच करने से क्या होता है, इट्स क्वाइट बट नेचुरल कि बाहर वाला जो आपका प्लूरा था, आपका जो लेयर था, वो भी एक्सपांड होगा, राइट, और उसी वजह से आपका एनलार्जमेंट होता है। अभी सेकेंड फेज देखिए, एक्सपायरेशन। ऑफ द एयर इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। जब हम ब्रीथिंग प्रोसेस का सेकेंड फेज है ये, ठीक है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट भी ये प्रोसेस होती है, ठीक है। सो द प्रेशर इनसाइड द लंग इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अभी पहले कम था, हमारे लंग में प्रेशर कम था, तो हमने बाहर से एयर लिया। अभी हमारा प्रेशर ज्यादा हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, तो पैसिव प्रोसेस है, एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस। पहली वाली एक्टिव थी, ये पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। उसमें क्या होगा, नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल ऑकर, देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। फिर वो रिब्स जो है वो फॉल बैक करेगी, ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी जो बाहर की तरफ गई थी। रिलैक्सेशन फेज में डायफ्राम भी हमारा नॉर्मल शेप में नॉर्मल जगह पे आएगा। अपवर्ड, थोड़ा नीचे गया था वो अपवर्ड आ जाएगा। और फिर इलास्टिक टिश्यू होते हैं हमारे लंग्स में, और उनकी वजह से रिकॉइल होगा दैट एक्सपेल एयर एंड एक्सपायरेशन विल बी ऑकर। ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेज, ठीक है। और थर्ड स्टेज में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एट द लंग, ठीक है, एंड द टिश्यू लेवल, ठीक है। No ATP is used for the exchange of oxygen and CO2. This is passive process. Normally oxygen हम जब लेते हैं, that will be exchanged between the normal हमारे tissues के between, वो exchange करके वापस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल्ड आउट करती है। अभी डाल्टन्स लॉ देखते हैं हम। डाल्टन्स लॉ में बेसिकली एवरी गैस इज अ मिक्सचर ऑफ द गैस एंड एक्सर्ट इट्स ओन प्रेशर। हर एक गैस को अपना अपना खुद का प्रेशर होता है, या it exert its own pressure, ठीक है। The pressure exerted by the specific gas in a mixture is called as the its partial pressure, ठीक है। It is denoted by the letter P. P यानी कि partial pressure, उस गैस का प्रेशर, ठीक है। P for pressure. Atmospheric air is a mixture of several gases like oxygen है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे, ओजोन भी है। ओजोन कौन सी लेयर में होता है हमारी, नॉर्मली ओजोन होता है क्या हमारी ये लेयर में जहाँ पे हम जी रहे हैं, ओजोन कहाँ पे होता है। सिक्स 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 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, अभी के बच्चों को तो शायद फोर्थ स्टैंडर्ड में ही है। ओजोन क्या है, मराठी मीडियम में भी था, विज्ञान में, और इंग्लिश में भी हुआ है, बोलो। अभी तो मैं आगे कंटिन्यू करने नहीं वाली हूँ, मुझे आंसर चाहिए। ओजोन 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 का नाम सुना है क्या? यस मैम। यस मैम। कहाँ पे होता है ओजोन? एटमॉस्फेयर टू प्रोटेक्टेड यूवी रेज। पता है, यूवी रेज, ओके। सो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है वो यूवी रेज से? अर्थ को। यस, अर्थ को। क्या रीजन लिखा था फिर हमने, ओजोन को जो होल्स या कुछ तो रीजन दिया, कारण दिया, आता था ना स्कूल में। यस यस। क्या क्या होता था वो क्वेश्चन? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। चलो चलो, आ रहा है याद आ रहा है आप लोगों को, 4-5 साल पहले वाला। हाँ, अबे हमें तो कितने साल हो गए स्कूल छोड़ के। चलो ठीक है, ओके। सो बैक टू द पॉइंट। सो वेरियस गैसेस आर देयर, नॉर्मली इन्होंने यहाँ पे 3 ही दिए है, बट बहुत सारे ऐसे गैसेस है। some are like healthy, some are unhealthy. So water vapor, H2O, normally आपको पता है, small quantity of the other gases are there also. So
sum of the partial pressure of the all gases gives the atmospheric pressure. ठीक है, so atmospheric pressure normal 760 mm of Hg or mg, ठीक है, is equal to PO2, P यानी pressure of oxygen, PCO2 plus pressure of carbon dioxide plus PN2 pressure of nitrogen PH2O, ठीक है, normal हमारे जो water vapors है वो, ठीक है. So we can find out the partial pressure exerted by each gas, ठीक है. So हर एक गैस का हम partial pressure हम निकाल सकते हैं, ठीक है. जैसे कि as regard partial pressure of O2 in the atmosphere, percentage of O2 in the atmospheric pressure is 21%. तो हम 21% के हिसाब से वो निकाल सकते हैं. 0.21 into 760. 760 क्यों लिया? वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. तो हमने PO2 निकाला. पार्शियल ऑक्सीजन का प्रेशर कितना आया? 159.6, यानी कि 160 mm of Hg. वैसे ही CO2 का हम निकाल सकते हैं, वैसे ही N2 का हम निकाल सकते हैं, ठीक है. सो पार्शियल प्रेशर आर इम्पोर्टेंट इन द फाइंडिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है. सो द लंग्स एंड ब्लड and body tissue. Each gas diffuses from the area where its partial pressure is greater to the area where its partial pressure is less. That will be the vice versa process. जितना आपका अंदर का प्रेशर कम होगा, आपकी बॉडी के टिश्यू का, आपकी लंग्स का, आपकी ऑर्गन्स का, उतना वो बाहर से प्रेशर लेगा, वो मेंटेन करेगा खुद का प्रेशर. फिर बाद में अगर उसका प्रेशर कम हो गया, बढ़ गया, तो वो वापस वो रिलैक्सेशन मोड में आएगा, ठीक है. अगर एरिया बाहर के एटमॉस्फेरिक एरिया का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो वो अंदर की तरफ लेगा बाहर की एयर को या बाहर की प्रेशर को. फिर अंदर का अगर ज्यादा हो गया तो वो बाहर छोड़ देगा. सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 in mm of Hg in air, blood and tissue cell are as follows. अभी ब्लड एंड ब्लड टिश्यू, यानी कि हमारे जो हर एक ऑर्गन की तरफ आता है, हर एक गैस का PO2 यानी कि पार्शियल ऑक्सीजन का प्रेशर, PCO2 पार्शियल हमारे CO2 का प्रेशर, ठीक है. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल कितना होता है? PO2 160, PCO2 0.3, अल्वेओलाई का PO2 105, अल्वेओलाई का PCO2 40. ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि हमने जब रेस्पिरेशन का फर्स्ट फेज लिया है तो हमारी ब्लड में कितना प्रेशर होगा? ब्लड का 100. ऑक्सीजन का सिर्फ प्रेशर में बोल रही हूँ मैं ऑक्सीजन का, PO2 100, ठीक है. बाद में कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 40 ही रहेगा. फिर टिश्यू सेल एट द रेस्ट PO2, फिर उसमें हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा सा कंटेंट बढ़ेगा ना, क्योंकि रेस्ट में टिश्यू क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं. तो उनका प्रेशर PCO2 देखिए 45 है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड PO2 जो है दैट विल बी, ऑक्सीजन का लेवल कम है 40 और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का 45. So relatively amount of that oxygen and carbon dioxide differ in the alveolar air, ठीक है. यानी कि जब इंस्पायर्ड एयर रहती है तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल 21% रहता है ना बाहर एटमॉस्फेयर में, तो उसका PO2 हमारे अंदर दैट विल बी 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, ठीक है. फिर अल्वेओलार एयर का अलग है, एक्सपायर्ड एयर का अलग है. यानी कि हर एक फेज में जो प्रेशर है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का वो चेंज होगा. वो कैसे चेंज होगा? वो दैट विल बी डिपेंड ऑन द प्रेशर, ठीक है. यानी कि नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 है. फिर उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि हर टाइम आपकी बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, कितना ऑक्सीजन है ये नहीं मैं बोल रही, प्रेशर उसका इन mm of Hg, ठीक है. सो नॉर्मली वैल्यूज उन्होंने कुछ दिया है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कि नॉर्मली हमारी इंस्पायर्ड एयर या जो हम अंदर लेते हैं उस एयर में कितना ऑक्सीजन रहता है?
कितना कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। फिर वो अंदर आने के बाद जब अल्वेओलाई में जाता है तो उस वहां की एयर का प्रेशर कितना होता है, और जो एक्सपायर्ड एयर होती है उसका प्रेशर, ये तीनों उन्होंने ब्रैकेट में दिए हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। दैट विल ओनली द कॉमन थीम जनरल नॉलेज की। सो नेक्स्ट विल बी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर एंड द अल्वेओलाई, ये हमने बेसिक देखा। उसमें जब हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दैट विल बी इन बिटवीन द अल्वेओलाई एंड द एक्सटर्नल एयर, ठीक है। एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर है अल्वेओलाई में या लंग्स के बिटवीन या ब्लड पल्मोनरी कैपिलरीज के बिटवीन ये एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। तो ये तो हमने इसमें भी देखा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बेसिकली goes to the heart. The PO2 of alveolar air is 105 mm of Hg, यानी कि अल्वेओलार एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर 105 है, ठीक है। और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है रेस्ट ऑफ PO2, उस ऑक्सीजन का प्रेशर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो रिमेनिंग जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी पल्मोनरी कैपिलरी लेके जाती है, ठीक है। तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल या प्रेशर कम होता है, 40 mm ही होता है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो और भी कम होता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, there is a net diffusion of oxygen from the alveoli into the deoxygenated blood, ठीक है, until equilibrium is reached। जब ये डिफरेंस होता है ना पल्मोनरी कैपिलरीज एंड अल्वेओलार प्रेशर में, किसका डिफरेंस? ऑक्सीजन का। देखिए आपने सपोज अभी वही वो 7th 8th का ही साइंस आता है हर जगह पे, देखिए आप हम नॉर्मल पाइप से हम जब पानी फील करते हैं ना तो डिफ्यूजन प्रोसेस आपको सिखाई होगी मे बी साइंस में। देखिए अगर एक पिक पॉइंट पे हमारा पानी का लेवल हायर है तो दूसरे पिक पॉइंट पे वो, जैसे आपने सपोज एक छोटी सी आपने एक पाइप आपके हाथ में पकड़ी है, ठीक है, और उसमें आप पानी फील कर रहे हो, तो वो पानी का जो लेवल होता है वो दोनों साइड में इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? आप जहां से पानी फील करोगे फटाफट वो पानी फील होके बराबर अप टू द लेवल आएगा। दोनों हाथों में आपने सपोज पाइप पकड़ा है तो पाइप का और वो पानी का लेवल दैट विल बी इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं होगा ना कि लेफ्ट हैंड में आपने जो पाइप पकड़ा है वहां पे एकदम अपवर्ड वाटर का लेवल आएगा और राइट हैंड में जो आपने पाइप पकड़ा है दोनों हाथों का लेवल सेम है। मैं क्या कह रही हूँ, दोनों हाथों का लेवल आपने सेम पकड़ा है, दोनों हाथ एक ही लेवल पे पकड़े हैं और पाइप में अपने पानी भरा है, तो पानी का लेवल इक्वल होगा कि नहीं दोनों साइड में? उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस ना, कि अगर एक लेवल कम है या एक लेवल में थोड़ा सा कम पानी है तो वो कवर अप करता है पानी ऑटोमेटिक, ठीक है। वैसे ही प्रेशर एयर का होता है, ठीक है। आपका अल्वेओलार एयर और आपका जो पल्मोनरी कैपिलरीज में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसका प्रेशर वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो उसको उस इक्विलिब्रियम को जब तक वो इक्वल नहीं करता है हमारा सिस्टम, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉर्मली डिफ्यूजन ना, डिफ्यूजन ऑफ दैट ऑक्सीजन फ्रॉम द अल्वेओलाई इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब तक वो इक्विलिब्रियम को रीच नहीं करता है यानी कि मेंटेन नहीं करता है तब तक वो प्रोसेस चलती रहती है। हियर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज PO2 यानी कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 105, ठीक है, ऑफ mm of Hg, but PO2 of blood in pulmonary veins is about 100 mm of Hg। पल्मोनरी वेन में वो 100 mm of Hg होता है। पल्मोनरी वेन में क्या होता है? प्रेस कर दोगे क्यों? पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ
Oxygenated blood, ma'am. Oxygenated blood. Oxygenated blood. मैंने बहुत बार बताई है ये चीज आपको, इसीलिए मैं कार्डियोवास्कुलर में बहुत स्ट्रेस देके सिखाए थे आपको लार्ज ब्लड वेसल्स। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इससे ही रिलेटेड रेस्पिरेशन है, इसीलिए हमने सीक्वेंस से हम चैप्टर ले रहे हैं, आगे पीछे नहीं ले रहे हैं। पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लार्ज वेन्स है हमारी, ठीक है, बेसिक। बाकी अदर देन दैट ऑल वेन्स में फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। सो दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो प्रेशर है और कार्बन डाइऑक्साइड का वो 45 mm ऑफ Hg होता है इन रेस्टिंग पीरियड, ठीक है। बट आल्वेओलार एयर में 40 mm होता है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस है ना 5 का, दैट डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। मैं CO2 के बारे में बोल रही हूँ अब भी, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बोल रही हूँ। तो दैट प्रेशर from diffuses from the deoxygenated blood into alveoli until that CO2 का pressure decreases to 40 mm of Hg। जब तक वो प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट विल बी प्रेजेंट इन द आपकी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी, नॉट वेन, ठीक है। तो वो जब तक मेंटेन नहीं होगा अप टू 45 का, जब तक वो 40 नहीं लाएगा ना तब तक वो डिफ्यूजन प्रोसेस करेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम करेगा, ठीक है। वो आपका एक्सटर्नल एक्सपिरेशन में आता है पूरा रेस्पिरेशन में, ठीक है। दैट विल बी डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर, जैसे कि पार्शियल प्रेशर, डिफरेंस ऑफ द गैसेस, सरफेस एरिया ऑफ द गैसेस, डिफ्यूजन डिस्टेंस, सोल्युबिलिटी, मॉलिक्यूलर वेट। ये हम कल लेते हैं, ठीक है, कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस फैक्टर पे डिपेंड है, ठीक है। अभी एक्सटर्नल एक्सपिरेशन क्या है ये मैंने आपको जस्ट बताया, रेस्पिरेशन, ठीक है। बट उसके जो फैक्टर्स है दैट विल बी टेकन इन टुमारोज लेक्चर, फाइन। अभी एक्चुअली टाइम था, ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम। जस्ट गिव मी द एंट्रीज स्टूडेंट्स, किसके लिए, एटलीस्ट मुझे स्पीच के लिए आज दे दो, बाकी फैशन शो का अभी पूरा एक वीक पड़ा है, ओके। ये जो ऐसे का आपने कल्चरल एक्टिविटीज में डाला है अभी, देखिए, चंदा चौधरी, यश विश्वकर्मा, नो नो, दैट विल बी थोड़ा एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, इसमें हम लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर के मे बी 5 minutes, then we will start the digestive system ना, that will be okay for the sessional because 2 chapters है अभी भी, digestive system and बाप रे, डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत बड़ा है हमारा। और फिर हमारा स्केलेटल मसल ज्यादा बड़ा नहीं है। So for sessional you have the 5 chapters ना। You have completed your practical, students, Wednesday वाला? Yes, ma'am. I have dropped that in the classroom with the link of YouTube. ऑब्जर्वेशन टेबल लिखा सबने अपने मन से? ऑब्जर्वेशन टेबल लिखा आप लोगों ने? Yes, ma'am. उस वीडियो में लास्ट में ऑब्जर्वेशन टेबल उन्होंने दिखाया, देखिए 2 तरह के टेम्परेचर, ओरल और आर्मपिट वाला, ठीक है, 2 कॉलम 2 रोज, फाइन। फिर 3 आप उसके रीडिंग लिखोगे आपके मन से जितने भी, और उसका एवरेज आउट। सबने लिखा? क्वेश्चन आंसर नहीं है उस प्रैक्टिकल में, सबने लिखा क्या? Yes, ma'am. बाकी लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, ठीक है। नंबर 1, Present, ma'am. 2, 3,